इंडिया न्यूज हरियाणा में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। अब सीधे लिए चलते हैं विधानसभा की कार्रवाई में, जहां मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और कार्रवाई जारी है। देखिए, ये जो विषय है कहीं ना कहीं प्रोसीजरल लैप्स है जो इसकी प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया। मुझे जो लगता है वो प्रोसीजर को कंप्लीट करा करके अगर प्रोसीजर के अंदर कोई कमी रही है, क्यों कमी रही है, उसका कारण क्या है, वो भी पता लगना चाहिए। लेकिन जो अगर कहीं गड़बड़ हुई है, जो उन्होंने कहा कि उसकी जांच होनी चाहिए, तो मेरा तो निवेदन है कि इसके ऊपर कोई एक जल्दी से एक्शन लेकर के ऑन द स्पॉट विजिट करके कोई एक कमेटी वहां जाकर के ऑन द स्पॉट विजिट करे और उसके ऊपर तुरंत निर्णय ले। क्योंकि सड़क जो बनी हुई है, जिसके ऊपर पैसा सरकार का लगा हुआ है, वो खराब हो जाएगा अगर वो पूरी नहीं बनी तो। एक बात मुझे रखने का मौका दिया जाए। एक मिनट, मेरे को एक बात किसी ने कहा कि हमने रेगुलर करने के लिए फाइल सरकार के पास भेजी है और वो कमेटी की रिपोर्ट ये हाउस पास भी कर चुका है। सचिव महोदय ने कहा अब हम इसको रेगुलर नहीं कर सकते। इसके एक मिनट, मुझे लगता है कि इसकी आप मंत्री जी कोई ना कोई कमेटी बना करके इसकी जल्दी नहीं, विजिलेंस जांच चलती रहे लेकिन वो काम तो हो जाए। अध्यक्ष महोदय, विजिलेंस की जांच जो चल रही है, उन्होंने जितने डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट से मांगे थे सभी डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट ने दे दिए हैं। अब हम उन्हीं को कहेंगे कि इस जांच को शीघ्र जल्दी पूरा करें और अगर कोई उसमें कर्मचारी अधिकारी दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ एक्शन भी लेंगे। और एक विषय मैं और इसमें जोड़ना चाह रहा हूं, हमारे बहुत पुराने लोग वकील बंधु हैं, हो सकता है उसमें कोई मेरे कहने में अगर कोई कठिनाई यानी कमी रह जाए तो आप उसको पूरा करना। म्यूनिसिपैलिटीज के कुछ नियम बने थे 1976 में, उसमें 8 नंबर एक नियम है जिसके अंदर ये लिखा गया कि 10% तक अनाउंसमेंट की जा सकती है, लेकिन उसकी व्याख्या कुछ इस ढंग से की गई कि 10% तक तो अपने आप कर सकते हैं, 10% से ऊपर भी कर सकते हैं और ऊपर करके सरकार से अनुमति ले सकते हैं। उस समय से लेकर के आज तक अलग अलग व्याख्याओं में, बीच में एक बार सरकार ने उस क्लॉज को ये तय भी किया था कि 10% से ज्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे, लेकिन किन्हीं कारणों से, मुझे कारण मालूम नहीं है, डिपार्टमेंट के लोगों से पूछेंगे, उन्होंने फिर उस लेटर को विड्रॉ भी कर लिया। 10% से ज्यादा हो नहीं सकती लेकिन वो जो 1976 के अगर किया है तो गलत किया है। मैं डिपार्टमेंट कहूंगा कि 1976 का उसमें क्लॉज नंबर सेक्शन 8 है, उसको अमेंड करके और उसमें बिल्कुल स्पष्ट, क्योंकि उसमें परिभाषा में स्पष्ट नहीं है कि क्या ये 10% तक ही कर सकते हैं या मोर देन 10% कर सकते हैं। उसके अंदर उस अंग्रेजी की व्याख्या तो बड़े ढंग से सब करते हैं जो उसको सूट कर जाए। मैंने इसको स्वयं पढ़ा है कि 10% ज्यादा क्यों होता रहा है, तब मेरे सामने एक्सप्रेशन दिया गया और मैं डिपार्टमेंट को कहूंगा कि उस क्लॉज को ठीक से व्याख्या करने के लिए उसमें संशोधन करें ताकि 10% से ऊपर कोई भी अनाउंसमेंट ना हो। 10% से ज्यादा अगर होती है तो उसको रीटेंडर करें, रीटेंडर में जो आएगा। अब जहां तक इस विषय की मुझे जानकारी है, इसमें इतना ही है कि स्थानीय लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर के डिपार्टमेंट के साथ ये तय किया कि इसमें जो सड़क है, तारकोल की सड़क ना बना करके आरएमसी जो सीमेंटेड बनाया जाए। उन्होंने जो साथ में उसी समय टेंडर दिए थे आरएमसी के, उस रेट को बेस मान करके उस रेट को पास किया, उसी समय किया और साथ में ही सड़क बनी वो। तो इसलिए रेट आरएमसी का तो आरएमसी होगा, तारकोल का और आरएमसी का अंतर बहुत होता है, तो अंतर है तो स्वाभाविक है बनाने वाला उस अंतर को लेगा ही लेगा। हाँ, इसमें भी अगर कोई प्रोसीजरल लैप्स हुआ जिसके अंदर कोई किसी प्रकार की करप्शन हुई है तो निश्चित रूप से जैसे ही जल्दी से जल्दी हम आग्रह करेंगे अपने विजिलेंस को कि जल्दी से जल्दी उसकी जांच करें और जांच करके उसके खिलाफ हम कार्रवाई करें। लक्ष्मण सिंह यादव जी, क्या ये टाइम नहीं है तो टाइम थोड़ा। धन्यवाद अध्यक्ष जी। 25 क्या नहीं श्रीमान जी, नहीं श्रीमान जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से शिक्षा मंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा कि हमारे यहाँ से यूनिवर्सिटियों का डिस्टेंस 125 और एक तरफ 50 है, तो बहुत दूर डिफरेंस है। इसलिए अगर ये यूनिवर्सिटी खुलती है तो उस क्षेत्र के लोगों को काफ़ी फायदा होगा। दूसरा मेरा निवेदन है कि वर्तमान परिस्थिति में
अगर यूनिवर्सिटी नहीं बनाना चाहते तो भविष्य में जरूर इसको जोड़ के रखें ताकि भविष्य तो कम से कम सुरक्षित हो सके। दूसरा, इसी में ही मैंने एक और डिमांड की थी, अगर इस भगत फूल सिंह यूनिवर्सिटी का ये रीजनल सेंटर है लूला हीर में, तो मैं ये चाहता था कि उसकी दूरी 125 किलोमीटर है, लेकिन हमारे ज़िले में जैसे यूनिवर्सिटी है इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर में, उसका डिस्टेंस 44 किलोमीटर है। तो उस यूनिवर्सिटी पे इस रीजनल सेंटर को जोड़ दिया जाए ताकि 125 किलोमीटर जाने की ज़रूरत ना पड़े। बहुत सारे काम होते हैं जिसमें ट्रैफिक भी जाम होता है, जिसमें समय भी लगता है। जब नज़दीक यूनिवर्सिटी है तो उस रीजनल सेंटर को उस नज़दीक यूनिवर्सिटी से जोड़ने का जरूर ये काम करें, मेरा यही निवेदन है। समझो इन्होंने, क्योंकि यूनिवर्सिटी की तो कोई संभावना ही नहीं है, 405 बच्चे केवल अभी हैं, वर्तमान में नहीं है, भविष्य में कर दें। हाँ नहीं मैं कह रहा, जो मीरपुर यूनिवर्सिटी है वो बिल्कुल इसके नजदीक है, लेकिन वो कोएड यूनिवर्सिटी है। तो मेरा मानना है कि अगर उसमें आप जोड़ना चाहते हैं तो ये आपका ये जो आपका सेंटर है ये भी कोएड करना पड़ेगा। अगर आप इसके लिए तैयार हैं तो उसके लिए हम विचार कर लेंगे, या फिर इसीलिए आपसे पूछ रहे हैं। आप तैयार हैं इसके लिए? हाँ बिल्कुल तैयार है। ठीक है, आप इसको ही कर दें, इसको रीजनल सेंटर के साथ विचार कर लेंगे जी। हमारे लोकल यूनिवर्सिटी से जोड़ दें। धन्यवाद। और मैंने क्वेश्चन लगाया भी इसलिए था कि तो हाँ नहीं, मैंने तो उसको रीजनल सेंटर को जोड़ने के लिए कह रही थी। तो मैं रीजनल सेंटर को यूनिवर्सिटी से जोड़ने की कह रहा हूँ, कॉलेज ही बना देंगे। अध्यक्ष महोदय, ये रीजनल सेंटर्स की जो कल्पना थी, जब बहुत एरिया एक यूनिवर्सिटी का होता था और उसमें इवन जो उसके जो कंसर्न कॉलेजेस होते थे उनको भी इतनी दूर जाने में कठिनाई आती थी। कोई एक समय था जब पंजाब, हरियाणा और पाकिस्तान और सब 1947 से पहले पंजाब यूनिवर्सिटी पूरे क्षेत्र को, और जो लाहौर में होती थी, उसके अलग अलग सेंटर्स बने थे। ऐसे ही ये जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारी हिसार की, ये भी पहले एक रीजनल सेंटर था। किसका? गुरु नानक देव एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, ताकि सैकड़ों किलोमीटर की दूरियां थी, तब रीजनल सेंटर खुलते थे। अब जब कभी ये सेंटर खुले होंगे खानपुर यूनिवर्सिटी के, तो उस समय ना तो मीरपुर यूनिवर्सिटी थी, ना जींद की यूनिवर्सिटी थी। 2 सेंटर उनके खुले हुए हैं, एक जींद में है और एक लूलाहिर में है। अब इतने सेंटर्स और बहुत 50-100 किलोमीटर, क्योंकि कोई विद्यार्थियों को यूनिवर्सिटी में नहीं जाना पड़ता, कॉलेज की मैनेजमेंट को यूनिवर्सिटी में जाना पड़ता, उनकी एफिलिएशन होती है, यूनिवर्सिटी एग्जाम लेते हैं, इसलिए 100 किलोमीटर दूर है या 150 किलोमीटर दूर है और हर यूनिवर्सिटी का कोई एक्सटेंशन काउंटर खुले और एक्सटेंशन या यूनिवर्सिटी नहीं बने। आज हमारे हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट मिलाकर के 50 से ज्यादा यूनिवर्सिटी हो चुकी हैं, शायद 55-56 हो चुकी हैं। और मेरा मत तो यह है कि ज्यादा यूनिवर्सिटीज भी कई बार जो हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है उसको डाइल्यूशन करता है, उनमें फिर होड़ लगती है। बहुत जगह ज्यादा यूनिवर्सिटी होने के बाद आज जो फर्जी एक प्रकार के पढ़ाई के सर्टिफिकेट ये वो, और कई बार यूनिवर्सिटीज की मान्यता भी इसलिए खत्म हो रही कि हर जगह एंट्रेंस है, हर जगह एग्जाम है, अगले एग्जाम में फिर आते हैं। पहले तो ऐसा होता था डायरेक्ट उसके ऊपर सब एडमिशन भी होते थे। अब ये चीजें हमको कंट्रोल करनी पड़ेंगी कि जगह जगह यूनिवर्सिटीज खोलना कोई हित में नहीं है। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज इसका एक समन्वय बैठाने की जरूरत है। अध्यक्ष जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने ठीक कहा है, लेकिन इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी बहुत पहले ही खुली हुई थी और ये भगत सिंह फूलचंद यूनिवर्सिटी भी खुली हुई थी, उसी का रीजनल सेंटर था। तो मैं तो इसलिए आधार मान के, अब जब ये खुली गया है तो इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से जोड़ दें इसको। कॉलेज को बनाया के उसको उसके साथ ठीक कराओ। दान सिंह जी। धन्यवाद स्पीकर सर। 26 सर आंसर इज लेगा। अध्यक्ष महोदय, मई 2019 के अंदर रेस्ट हाउस पीडब्ल्यूडी महेंद्रगढ़ का फाउंडेशन रखा जाता है और पंचायत से आग्रह किया जाता है कि आप अपने यहां से जमीन दे दें। पाएगा पंचायत ने पहले 3 एकड़ जमीन दी, उसके बाद में 1 एकड़ जमीन पर पाया गया कि वहां पर कोई पौंड बनाने की स्कीम सरकार की है, उसको 2 एकड़ कर दिया गया। 2 एकड़ पर सरकार ने 1,36,000 के आसपास मुआवजा देने की बात कही। पंचायत ने रेजोल्यूशन कर दिया, पंचायत ऑफिसर ने पास करके, बीडीओ ने पास करके डीडीपीओ को दे दिया, डीडीपीओ ने डायरेक्टर साहब के पास भेज दिया।
आज तकरीबन 3 साल से वो एज इट इज है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार उसको बढ़ाना चाहती है या नहीं बढ़ाना चाहती, और बढ़ाना चाहती तो इतना विलंब क्यों हो रहा है। मैं एक तरफ तो ये कहना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, आप कहते हैं, सरकार भी बहुत बार कहती है सबका साथ सबका विकास, हम हर मामले में पिछड़े हुए। ये वही रोड है जिसके लिए मैं बार बार कहता हूं 148 के ऊपर जहां पर ये रेस्ट हाउस है, रोड की बात तो 4 बार टेंडर हो लिए, चारों बार उनको आज तक लागू नहीं किया। माननीय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने भी 1 बार नहीं 2-2 बार आश्वासन दे दिया, वो बात वहां थी, वहीं की वहीं चल रही है। आज पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की भी ये बात है कि उसको भी आप नहीं बनाना चाहते, तो आखिर सरकार की मंशा क्या है? हमारा सबका साथ सबका विकास कहां रहा, ये मैं माननीय उप मुख्यमंत्री से जानना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने बात कही कि 2019 में फाउंडेशन रखी। पैगा गांव के अंदर जो आपने जमीन ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन पे दिलवाई, उस ग्राम पंचायत की जमीन सबसे गांव के लो लाइंग एरिया में है और आज भी वहां पानी खड़ा हो जाता है। उसको देखते हुए वो प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ऑल्टरनेटिव लैंड के लिए सरकार आज भी जगह तराश रही है। जैसे ही लैंड अवेलेबल होगी हम उस प्रपोजल को टेकअप करेंगे। मगर माननीय सदस्य जितनी जद्दोजहद के साथ रेस्ट हाउस की बात कर रहे हैं, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज वहाँ रुकने की कहीं दिक्कत नहीं है। किले के अंदर जो ऑलरेडी पीडब्ल्यूडी का महेंद्रगढ़ में रेस्ट हाउस है, 3 कमरे वहाँ पर हैं। 33 कमरों का नया रेस्ट हाउस पुरानी बिल्डिंग के साथ आपके नारनौल में बन रहा है। इरिगेशन का रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ में है। पावर का रेस्ट हाउस महेंद्रगढ़ के पास है। सतनाड़ी के अंदर मार्केटिंग बोर्ड का रेस्ट हाउस है। आपकी पाली यूनिवर्सिटी के अंदर रेस्ट हाउस है। आज सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है, अपकीप करना और उसकी यूटिलाइजेशन करना उतना ही मुश्किल हो जाता है। मगर जैसे ही हमें लैंड अवेलेबल होगी, पुराने रेस्ट हाउस को हम इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट करेंगे और उसको भी किसी ना किसी, क्योंकि हेरिटेज साइट है वो किला, ऑल्टरनेट यूज में भी लेने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, जो माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि वहां रेस्ट हाउस की कमी नहीं है, इन्होंने पुराने रेस्ट हाउस का जिक्र किया। वो आजादी से पहले का किले के साथ का बना हुआ है और उसकी कंडीशन बड़ी छत विछत थी, जो आज थोड़ा सा रहने के लायक हुआ है। वहां पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी है और 2 दिन तक डीसी और एसपी भी वहां पर आते हैं। वो जब आते हैं, जगह तलाश की जाती है तो वहां जाने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ता है। मैं ये चाहता हूं कि जब आपकी सरकार का प्रपोजल था, हमने नहीं दिया था कि हम यहाँ पर रेस्ट हाउस बनाएंगे, आपके दिए प्रपोजल को आप पूरा नहीं करना चाहते। मैं इस बारे में जानना चाहता हूं आपसे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय सदस्य का धन्यवाद करूंगा कि आपने ये तो सदन में माना कि आज रुकने लायक बन चुका। जो 10 साल में आप रुकने लायक नहीं बना पाए, हमने बनाया। दूसरी चीज, मैं तो आपको फुल छूट देता हूं। हम ई भूमि के अंदर लैंड के अलग अलग पैचेस, जो नई सेक्रेटरीएट बिल्डिंग बनी है उसके पास डलवा देते हैं। कोई ऑल्टरनेट साइट आप वहां दिलवा पाए, आपकी भी जमीन है, आप उसके साथ दिलवा पाए, विल बी मोर देन हैप्पी कि आज कलेक्टर रेट पर वो जमीन हमें दे दीजिए, हम प्रिक्योर भी करेंगे और नया रेस्ट हाउस भी बनाएंगे। 1 मिनट, वो जो जगह आप लो लाइन कह रहे हैं, वो सर वहां से ये जब ये रोड बनाया जा रहा था तो वहां से लैंड उठा करके उस रोड पे डाली गई। 1-1.5 फीट का उसके अंदर भरत की जरूरत है, इससे ज्यादा अर्थ फिलिंग की जरूरत नहीं है, जो सरकार जब चाहे कहीं से भी रिक्लेम कर सकती है। उसका ये अगर कहें कि भाई इस वजह से नहीं बन पा रहा, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं सर। चलिए बिल्कुल बात माननीय सदस्य ने कही है। लो लाइन एरिया केवल वो लैंड लो लाइन नहीं है, वो पूरा एरिया जो है रेणुबाला जी एरिया है और उसी का 27 नहीं, ये पूरे हरियाणा का डिस्कस नहीं करेंगे इसमें। नहीं, आप क्वेश्चन लगाइए, आपका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ऐसे नहीं। रेणुबाला जी। अध्यक्ष महोदय, श्रीमती रेणुबाला जी ने ओवरलोडिंग के बारे में पूछा है कि 4 महीने में अप्रैल से लेकर जुलाई तक और राज्य में ओवरलोडिंग वाहनों के संचालन करने के राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। ऐसे वाहनों की जांच के लिए अवैध प्रक्रिया है, जिसके तहत परिवर्तन एजेंसियों द्वारा ओवरलोड वाहन को सख्ती से चालान किया जा रहा है। चालू वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल 2022 से 31 जुलाई 2022 के दौरान हमने 15,751 ओवरलोड वाहनों का चालान किया है और जिसमें 66 करोड़
68,36,100 करोड़ रुपए का जुर्माने की वसूली की गई है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगी कि इन्होंने मेरे क्वेश्चन के जवाब में आंसर दिया है कि हम ओवरलोडिंग जो वाहन चल रहे हैं उनका सख्ती से चालान कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो मेरा एरिया है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं बात करूँ ओवरलोडिंग की अपने सढौरा क्षेत्र की, ना कि ये सढौरा क्षेत्र की समस्या है और ये पूरे जिला यमुनानगर की, और मैं तो ये कहूँगी कि पूरे हरियाणा प्रदेश की जो ओवरलोडिंग की समस्या है वो पूरे हरियाणा प्रदेश की है। लेकिन मैं बात करूँगी अपने हल्का सढौरा की। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, ओवरलोडिंग वाहन केवल सढौरा क्षेत्र की समस्या नहीं बल्कि पूरे हरियाणा प्रदेश की समस्या है। सप्लीमेंट्री पूछिए, सप्लीमेंट्री जो कि सड़कों पर सर मैं मेरा क्वेश्चन थोड़ा आंसर पूरा हो जाने दीजिए। आपने क्वेश्चन पूछा है पूरे प्रदेश का, प्रदेश के ओवरलोडिंग कितने व्हीकल है, कितने चलान हुए हैं, वो उन्होंने जवाब दिया है। अगर आप पर्टिकुलर कोई सढौरा के बारे में जी क्वेश्चन पूछना चाहती हैं तो वो पूछ लीजिए। मैं सढौरा के बारे में ही पूछूंगी सर। हाँ जी, पूछिए। तो सढौरा की अगर मैं बात करूंगी, जो सढौरा की सड़कों पर दिन रात ओवरलोडिंग वाले जो वाहन चल रहे हैं उनसे सड़कों का भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अगर मैं बात करूं, प्रश्न बोलिए, प्रश्न बोलिए, प्रश्न नहीं है ये सर। अध्यक्ष जी एक मिनट बात मेरे की सुनने तो दीजिए, आप करने दीजिए। जो सढौरा विधानसभा से छोटी बहन विधायक है, वो ट्रक ये तो नहीं सढौरा में रहेंगे, जिले में भी जाएंगे, जहाँ माल गिरना है अपने विधानसभा से दूर जाएंगे। जो छोटी बहन ने कहा है जो ओवरलोडिंग है तो सढौरा से दूसरी विधानसभा जाएगा, जिले को जिले से पार करेगा। और ये क्या है कि जो इन्होंने बहन ने कहा कि हमने कहा कि 2021-22 में जो हमने चालान किए हैं, 21-22 की कह रहा हूँ, हमने जो इनके 180 करोड़ 72 लाख रुपए के चालान किए हैं। और यमुनानगर की एक सेकंड, अध्यक्ष जी, यमुनानगर में हमने 14 करोड़ 67 लाख के हमने चालान 800 व्हीकल पकड़े हैं। और इसके क्या है कि जो हमने जो चालान है 33 करोड़ का इस महीने में चालान किया है, जिसमें मैं यमुनानगर की बात कर रहा हूँ। ओवरलोडिंग के चालान के यमुनानगर में 3949 हमने चालान किए हैं और वहाँ से जो राशि आई है हम पर 46 करोड़ 67 लाख रुपए वहाँ से यमुनानगर से आई, और कुल चालान ओवरलोडिंग के 800 हुए हैं। ये हमने सारे चालान यमुनानगर जिले के किए हैं। और इसमें इन्होंने हमें कुल जो ड्राइविंग लाइसेंस है 460 हमने रद्द किए हैं, कुल निलंबित पंजीकरण 1 किया है, कुल रद्द करने के परमिट 152 हमने रद्द किए हैं। जो प्रयास हम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा जहाँ भी चालान है, जहाँ ओवरलोडिंग है, उसका प्रयास है। और दूसरे प्रदेश से भी आते हैं, एक हरियाणा नहीं है, पंजाब है, यूपी है, राजस्थान है, दूसरे प्रदेश से भी आते हैं। हरियाणा नहीं, उन प्रदेशों में दूसरे अगर बैन लगे, एनसीआर में ओवरलोडिंग का लगे तो राजस्थान का भी लगे, यूपी का भी लगे, पंजाब का भी लगे, दिल्ली का भी लगे, हरियाणा को, उन पर भी सारी कमेटी है। तब इस तरह से पूरा शिकंजा टाइट करेंगे। अभी मेरा थोड़ा सा पूरा नहीं हुआ जी, मैं कुछ कहना चाहती हूँ। अगर मैं सढौरा की बात करूँ सर, अध्यक्ष जी, सढौरा की अगर मैं बात करूँ, ये ओवरलोडिंग का जो ट्रक चलते हैं, वाहन चलते हैं, मेरे हल्का सढौरा में क्षेत्र में एक गांव पड़ता है हवेली। मैं 15-20 दिन पहले वहां गई, और जो कि एक माँ बाप का एक इकलौता बेटा, और जो कि बहुत ही गरीब हालत में उनका परिवार है, वो उस ओवरलोडिंग वाहन की वजह से टक्कर खा के गिर गया और तुरंत उस हादसे में उस बच्चे की जान चली गई। तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि अगर ये ओवरलोडिंग के वाहनों पे चालान करके रोक लगा रहे हैं तो ऐसा सख्ती से क्यों नहीं किया जा रहा कि ना जाने इन वाहनों से कितने लोगों के घरों के चिराग उजड़ गए हैं और बुझ चुके हैं। लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा अध्यक्ष जी कि जो वो माँ 15-15 मिनट के अंदर बेहोश होकर गिर रही थी अपने बच्चे के गम में, और जो उसका बाप बैठा था वहां पे, उससे आंखों से आंसू निकल रहे थे।
तो उन माँ बाप का क्या कसूर? हो गया, और आपका प्रश्न ये है। अध्यक्ष जी मेरी बात सुनिए प्लीज। विधायक जी, मैं अध्यक्ष जी, अब हम सडोरा में ही विधानसभा में खड़े होकर चालान करेंगे, सडोरा विधानसभा में, और वहां से पूरी जिले की जो विधानसभा की जो रिपोर्ट है, छोटी बहन को सडोरा की दूंगा। सडोरा में कितने चालान हुए उनकी एक पार्टिकुलर, और हमने एक नहीं ट्रकों से, हमने अध्यक्ष जी, आप ओवरलोडिंग। मंत्री जी, अगर आप चालान कर रहे हैं तो सख्ती से, तो वहाँ पे चालान करने के बावजूद वो ट्रक रुक क्यों नहीं रहे? और जो लोग अपनी जान गंवा रहे हैं उनको इतना नुकसान क्यों भुगतना पड़ रहा है? हो गया हो गया हो गया। हाँ जी, बोलना नहीं है कुछ। रेणु जी, आपने, मैंने कहा सप्लीमेंट्री तो कोई पूछते नहीं, आप अपनी आगे से लेक्चर के लिए नहीं है, स्पीच के लिए ना, बाकी लोगों के प्रश्न भी जो है ना, चलिए नहीं अभी बाद में जाना। जगदीश नैयर मंत्री जी को मिलके देना। जगदीश नायर जी। सर 28 सर। अध्यक्ष महोदय, राज्य में अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ देने के लिए कृषि तथा किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत 76,26,95,हजार रुपये अनुसूचित जाति के किसानों को लाभ के रूप में दिए गए। इसका विवरण कृषि एवं किसान कल्याण विभाग और बागवानी विभाग के क्रम से अनुबंध ए और बी में दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सरकार किसानों के प्रति उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए नई नई योजना लेके आ रही है, और अनुसूचित जाति के किसानों के लिए भी सरकार ने कई सारी योजनाएं चलाई हैं। मेरा मंत्री जी से जो सप्लीमेंट्री है वो ये है कि मैं पलवल जिले की किसानों की सूची मांगना चाहता हूं, और होडल विधानसभा क्षेत्र में जो एससी कैटेगरी के लिए आपने लाभ दिया है, ये तो मैं मानता हूं आपने बहुत लाभ दिया है, और आपके अधिकारी इस मिशन को लेकर क्या प्रोग्राम कर रहे हैं जो लोगों में जागरूकता पहुंचे, वो जानना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र की सूची में इनको उपलब्ध करा दूंगा, और सभी जो ऐसे क्षेत्र हैं जहां अनुसूचित जाति के किसान ज़्यादा हैं, हमारी सबकी कोशिश ये होनी चाहिए कि बजट हमारे पास पर्याप्त है, कोई कमी नहीं है। किसानों को जागरूक हम भी कर रहे हैं, और ये भी करें ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उन तक पहुँचे। और योजनाएं हमने इसके डाटा दिया है कि तरह तरह की योजनाएं हैं, भारत सरकार की भी हैं, हरियाणा सरकार की हैं, पॉली हाउस की, नेट हाउस की, बीज की, खाद की, हर तरह से सुविधाएं देते हैं, और इसका लाभ हमारे अनुसूचित जाति के किसान हैं वो उठाएं। एक मिनट, ऐसे नहीं, ऐसे भी